नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पूर्व हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं की थी। आज हम कुछ उन सिद्धांतों को देखेंगे जिसको लेके परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसके बिना संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन शायद अधूरा ही रहेगा। उन सिद्धांतों में सबसे पहला बच्चों सिद्धांत है वो है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1945 से 1952 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रपति ट्रूमैन के हाथ में आ गई। और ट्रूमैन ने जो अमेरिकी विदेश नीति की जो आधारशिलाएं रखी थी वे कुछ परिवर्तन भले ही उनमें हुए हो, लेकिन वे आज भी अमेरिकी विदेश नीति की मार्गदर्शक बनी हुई है। तो उन्होंने एक ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बच्चों, आज हम उसको देखते हैं। मध्य पूर्वी क्षेत्र में यूनान, तुर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी बनने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने इन्हें आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। इसी नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। मार्च 1947 में बच्चों राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जो अमेरिकी कांग्रेस थी, जैसे भारत में पार्लियामेंट होती है ना बच्चों, वैसे ही अमेरिकी कांग्रेस से अपील की कि साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए यूनान और टर्की के लिए आर्थिक सहायता स्वीकार की जाए। अब उन्होंने कहा कि यूनान को तो 25 करोड़ डॉलर और टर्की को 15 करोड़ डॉलर मिलने चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत बहुत विपुल सहायता जो मिली, उसके बल पे 1950 के अंत में यूनान और टर्की ने साम्यवादी दबाव से सफलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर ली। ट्रूमैन सिद्धांत बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है अमेरिकी विदेश नीति के लिए, और इस नीति ने यह घोषणा की कि जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा उसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने का पूरा प्रयास करेगा। इसी सिद्धांत के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश नीति का कार्यक्षेत्र केवल अमेरिका तक नहीं वरन विश्वव्यापी हो गया। इस सिद्धांत ने अमेरिका की विदेश नीति में मौलिक परिवर्तनों को जन्म दिया, उसे विकास की एक नई दिशा दी। अब देखिए बच्चों, ट्रूमैन सिद्धांत का क्या क्या प्रभाव हुआ, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है अमेरिका की विदेश नीति में। तो सबसे पहला तो बच्चों ये सिद्धांत साम्यवाद के अवरोध की नीति के विकास का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण था। यद्यपि ट्रूमैन ने कहीं नहीं कहा कि हम सोवियत संघ से लड़ाई करेंगे या सोवियत संघ को हमें रोकना है, लेकिन उन्होंने जो शब्द यूज़ लिए थे, सर्वाधिकारवादी और स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले राज्य, अब वो सब अच्छे से जानते थे कि ये इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है। ट्रूमैन सिद्धांत मुनरो सिद्धांत का ही विश्वव्यापी रूप था। मुनरो सिद्धांत तो केवल पश्चिमी गोलार्ध तक था, लेकिन ट्रूमैन सिद्धांत ने पश्चिम के साथ पूर्वी गोलार्ध को भी अमेरिका का कार्यक्षेत्र बना दिया। यह इस बात का भी प्रतीक था कि अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ मैत्री बढ़ाने की रूजवेल्ट की जो नीति थी उसको त्याग दिया है, अब उसका फेवर वो नहीं कर रहा है। और ये मान लिया गया था कि विश्व जो है दो भागों में बंट गया है और अब शीत युद्ध जो है स्वाभाविक है। और यह सिद्धांत इस तथ्य की भी स्पष्ट अभिव्यक्ति था कि अमेरिका सोवियत संघ के साथ संघर्ष के लिए तैयार है। यह सोवियत संघ के लिए खुली चुनौती था कि उसको अपना प्रभाव क्षेत्र जो विस्तार कर रहा है, अगर उसकी महत्वाकांक्षाओं को अमेरिका सहन नहीं करेगा यदि वो ऐसी कोई भी कोशिश करता है। यद्यपि बहुत से आलोचक बच्चों ट्रूमैन सिद्धांत को साम्राज्यवाद का नया रूप कहते हैं, इसको डॉलर कूटनीति के नाम से भी जानते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि अमेरिका कोई स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर रहा था, वो तो क्या कर रहा था, वास्तविक उद्देश्य तो उसका कुछ और था। वो जनतंत्र के नाम पे मध्य पूर्व के तेल की रक्षा करना चाहता था। और उसने भाषण में कहा भी सही, यदि रूसियों का ईरान के तेल पर अधिकार हो जाएगा तो विश्व का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया ट्रूमैन सिद्धांत। अब नेक्स्ट सिद्धांत है आपके मार्शल योजना। अब देखिए बच्चों, ये भी साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का ही था, दूसरा चरण थी, और ये इस धारणा पे आधारित थी कि महायुद्ध के परिणामों से ध्वस्त यूरोप यदि शीघ्र ही अपना आर्थिक पुनर्निर्माण नहीं करेगा तो वह साम्यवादी विचारधारा का शिकार हो जाएगा। इसलिए जो अमेरिकी विदेश सचिव थे जॉन मार्शल, उसने मॉस्को की विदेश मंत्री परिषद में सोवियत संघ की महत्वाकांक्षाओं को
आंकने की चेष्टा की और यूरोप का दौरा जैसे ही उन्होंने समाप्त किया और वो वाशिंगटन पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई यूरोपियन देशों को तो तुरंत आर्थिक सहायता दो, नहीं तो वो क्या साम्यवादी बन जाएंगे। तो जब उन्होंने ये घोषणा दी तो परिणाम स्वरूप ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण और इन देशों में जो बहुत सी समस्याएं थी बच्चों, जैसे बेकारी है, भूखमरी है, निर्धनता है, साधनहीनता है, तो उनको समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने मार्शल योजना शुरू की। पहले सभी यूरोपियन राष्ट्रों को बुलाया गया था कि भाई आपके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका तैयार है और ये यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए 4 वर्षीय कार्यक्रम भी तैयार किया गया जो योजना यूरोपियन रिलीफ प्रोग्राम कहलाई। और इसके अंतर्गत 4 वर्ष में अमेरिका ने यूरोप को $12 बिलियन की सहायता दी, जिससे एक और तो बेटा पश्चिमी यूरोप आर्थिक पतन और साम्यवादी आधिपत्य से बच गया और दूसरी ओर अमेरिका पश्चिम जगत का नेता बन गया। मार्शल योजना देखो बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक युग परिवर्तक घटना थी। यह ट्रूमैन सिद्धांत को और आगे तक फैलाती थी, उसी की पूरक थी और इसने साम्यवाद के अवरोध की नीति को 3 प्रकार से आगे बढ़ाया। पहला, ट्रूमैन सिद्धांत में अलग अलग राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मार्शल योजना में तो पूरे यूरोप को एक साथ सहायता दी। दूसरा, इसने अवरोध की नीति में आर्थिक तत्वों के महत्व को स्पष्ट किया। और थर्ड, इसके द्वारा प्रथम अमेरिकन आर्थिक सहायता को एक सहयोगी और योजनाबद्ध रूप प्रदान किया गया। तो ये तो हो गया आपके बच्चों मार्शल योजना। थर्ड एक और सिद्धांत था जो भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है आइजनहावर सिद्धांत। जो आइजनहावर जो थे बेटा वे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे 1953 से 1960 तक और रिपब्लिक पार्टी के थे ये। तो इनका नारा था कि साम्यवाद का अवरोध करने की नीति बहुत महंगी है और इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। और इसके टाइम कुछ नरमी भी आई थी शीत युद्ध में, लेकिन फिर भी बच्चों आइजनहावर ने अमेरिकी विदेश नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया और उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो आइजनहावर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या था देखिए बच्चों आइजनहावर सिद्धांत। तो 1956 में स्वेज नहर संकट में मध्य पूर्व में ब्रिटेन और फ्रांस के रहे सहे प्रभाव को भी सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को स्पष्ट परामर्श दिया कि वे मिस्र पर अपना आक्रमण समाप्त कर दे। आक्रमणकारियों को स्वेज से हटना पड़ा और मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए सहानुभूति बढ़ गई। इस समय स्थिति ये थी कि ब्रिटेन और फ्रांस हट गए तो अब मध्य पूर्व में शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि वो पावरफुल थे। अब अमेरिका के सामने ये संकट था, भय था कि कहीं इस शक्ति शून्यता को भरने के लिए सोवियत संघ ना आ जाए। तो अमेरिका ने इस शक्ति शून्यता को भरना चाहा और इस क्षेत्र में साम्यवादियों को प्रसार को रोकने के लिए आइजनहावर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आइजनहावर ने जो प्रस्ताव रखा कांग्रेस में उसमें यह था कि मध्य पूर्व के राष्ट्रों की सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं का प्रयोग किया जा सके, लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से आतंकित होकर इसके लिए प्रार्थना करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व के राष्ट्रों के आर्थिक विकास में योगदान देगा और मध्य पूर्व के राष्ट्रों को सैनिक सहायता भी दी जाएगी। अब जैसे ये सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, सोवियत संघ और अनेक देशों ने इसका सोवियत संघ और एशियाई देशों ने इसका विरोध किया। अब लेकिन भले ही विरोध हुआ हो, लेकिन अमेरिकी विदेश नीति के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब ये भी ट्रूमैन सिद्धांत का ही विकसित रूप था, क्योंकि ट्रूमैन सिद्धांत के भांति ये भी अमेरिका के नवीन साम्राज्यवाद का सूचक था, जिसका मुख्य लक्ष्य मध्य पूर्व में ब्रिटेन के पलायन से उत्पन्न हुई शक्ति शून्यता की पूर्ति करना था। अब देखिए बच्चों ने आइजनहावर सिद्धांत का कहाँ यूज़ किया। जुलाई 1958 में लेबनान और जॉर्डन में इस सिद्धांत का अमेरिका ने प्रयोग किया। 1958 में लेबनान के राष्ट्रपति ने अपने विरुद्ध विद्रोह के दमन के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता की मांग की, तो अमेरिकी फौजें लेबनान में उतर गई। अगस्त 1958 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा मांग की गई कि अमेरिका लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुला ले, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेबनान में गृह युद्ध चलता रहा और विद्रोही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने में सफल हुए। नई सरकार की मांग पर अमेरिकी सेना को लेबनान खाली करना पड़ा।
फिर जुलाई 1958 में इराकी क्रांति से जॉर्डन के शाह को आशंका हुई कि कहीं जॉर्डन में सैनिक विद्रोह न हो जाए, तो उन्होंने भी सहायता मांगी अमेरिका से। अमेरिका ने शाह हुसैन को $75 लाख की नई आर्थिक सहायता दी, पर दोनों ही कार्यवाही अप्रभावी रही। ब्रिटेन ने भी हेल्प की थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगस्त 1958 के प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटेन को अपनी सेनाएं जॉर्डन से वापस बुलानी पड़ी। तो जो आइजनहावर सिद्धांत था बच्चों, वो मध्य पूर्व में साम्यवादी प्रभाव को रोकने में सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत मध्य पूर्व में पश्चिमी विरोधी भावनाओं की जड़ें मजबूत हो गई। सीरिया, इराक और मिस्र में सोवियत प्रभाव बढ़ने लगा और इराक ने बगदाद पेक्ट से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। तो ये तीनों सिद्धांत कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों आपको, इसलिए मैंने इसका अलग आपको एक वीडियो बनाया है। आपकी यहीं तक, धन्यवाद।